हेलो एवरीवन। सो गाइज एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐसा होता है जो बिगनर्स को आना चाहिए। पहले हेडलाइन को देखते हैं गाइज। यहाँ पर लिखा है कि बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम छतरपुर फॉरेस्ट बिलोंग टू श्रद्धा, और यहाँ लिखा है दिल्ली पुलिस। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम कैसे समझेंगे? तो जो हेडलाइंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, बट हम समझते हैं कि काम कंप्लीटेड है। ये बस एक तरीका है इनका लिखने का। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ये जो आप देख रहे हो रिकवर्ड फ्रॉम छतरपुर फॉरेस्ट, ये रिकवर्ड से लेकर और फॉरेस्ट तक जो आप देख रहे हो ना गाइस, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काम कौन सा करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए, सीखिए इस चीज़ को। यानी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेंगे जरूर। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे होगा? जिससे बोलूँ कि अ बॉय बीटन लास्ट नाइट बिलोंग्स टू दिल्ली। मैंने एक सेंटेंस बोला। अब मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, बीटन लास्ट नाइट। इतना सा जो जुमला है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अब अगर मैं सेंटेंस को देखूँ कि अ बॉय बिलोंग्स टू दिल्ली, पूरा का पूरा सेंटेंस है कि एक लड़का है जो दिल्ली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर मैंने बॉय के बगल में ये जो लिखा है ना, बीटन लास्ट नाइट, ये इस बॉय के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, चूंकि ये V3 में लिखा हुआ है तो ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि V3 होगा और कंप्लीटेड एक्शन मानेंगे। यानी कि एक लड़का जो कल रात ही पिट गया, इसका मतलब है कि एक लड़का जो कल रात पिट गया वो दिल्ली का रहने वाला है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पास्ट पार्टिसिपल। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोन्स, और यहाँ है बिलोंग टू श्रद्धा, यानी कि वो जो हड्डियाँ हैं वो श्रद्धा की, श्रद्धा से बिलोंग करती है। बट कौन सी हड्डियाँ? रिकवर्ड, जिसको बरामद किया गया। कहाँ से? फ्रॉम छतरपुर फॉरेस्ट, छतरपुर के जंगल से बरामद किया गया, वो हड्डियाँ बिलोंग करती है श्रद्धा से। तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर? बाकी तो आपको पता ही है, दिल्ली पुलिस यहाँ लिखा, मतलब दिल्ली पुलिस ने ऐसा कहा। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि मोस्ट बोन सैंपल्स मैच डीएनए, यानी कि ज़्यादातर जो बोन के सैंपल्स है वो डीएनए से मैच करते हैं। अब इस डीएनए के बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, कलेक्टेड फ्रॉम विक्टिम्स फादर। अब ये जो आप देख रहे हो ना, कलेक्टेड फ्रॉम विक्टिम्स फादर, ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये क्या बता रहा है कि वो डीएनए सैंपल्स जो कि विक्टिम के फादर से कलेक्ट किए गए, मैच डीएनए, उस डीएनए से मैच करते हैं। यानी कि वो हड्डियां जो है डीएनए से मैच करती। कौन सा डीएनए? वही जो विक्टिम के पापा से जो डीएनए निकाला गया था उससे वो मैच करती है। तो आगे ना पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ लिखा है कि सैंपल्स टू बी सेंट टू एम्स फॉर फर्दर एनालिसिस। अब देखो, सैंपल्स टू बी सेंट यहाँ है, और यहाँ देखो कोई इज, आर, एम, वाज, वर कुछ भी नहीं है। न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है, इसको भी सीख लीजिएगा इस। और मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अभी नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये ले लीजिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ मिल जाएगा आपको। तो अब है कि टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था कि क्या था, सैंपल्स टू बी सेंट। हेडलाइन में वो लोग इज, आर, एम, वाज, वर ज़्यादा लगाते नहीं, तो इसका जो रियल मतलब है वो ऐसा है कि सैंपल्स आर टू बी सेंट। इसका मतलब है कि सैंपल्स अभी भेजे नहीं गए हैं, अभी भेजने बाकी है। टू बी सेंट का मतलब है कि काम हुआ नहीं, होना बाकी है। और ये पैसिव है। अगर ये एक्टिव होता, ये चूंकि पैसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डूअर है ही नहीं। अगर ये एक्टिव होता कि भाई पुलिस वाले सैंपल भेजेंगे हॉस्पिटल में, तो ऐसा होता ना कि पुलिस आर टू सेंट द सैंपल्स, ऐसा होता तो ये एक्टिव हो गया, इसमें डूअर का नाम आ रहा है, एक्टिव। ठीक है? तो जो डूअर का नाम ना आए तो पैसिव में बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि दिस वर्क इज टू बी डन, दिस वर्क इज टू बी डन, यानी कि यह काम किए जाने को अभी हुआ नहीं है, ये पैसिव। ठीक है जी? तो ये सब बहुत चलता है अखबारों में। हो गया?
पुलिस ऑल्सो रिसीव आफ्ताब्स पोलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट। यहाँ रिसीव है तो हम रिसीव समझेंगे, पुलिस ने रिसीव कर लिया है आफ्ताब का, कोई पोलीग्राफ हुआ होगा, कोई पोलीग्राफ टेस्ट होगा, उसका रिपोर्ट मिल गया है। रिजल्ट्स ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट लाइकली, लाइकली मतलब संभावना है नेक्स्ट वीक, क्यों नेक्स्ट वीक रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे इज वेज नहीं लगाया है, तो ये तो चलो शॉर्टकट में लिखते हैं। अब यहाँ जो आप पढ़ोगे ये मेन होता है, तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि नियरली अ मंथ आफ्टर। अब देखो यहाँ पर आफ्टर का कैसे इस्तेमाल है, आप स्पोकन में आफ्टर कैसे यूज करते हो, यहाँ पर कैसे यूज है। यहाँ पर लिखा है अ मंथ आफ्टर, नियरली मतलब लगभग, अ मंथ आफ्टर। अब आफ्टर के बाद देखना क्या लिखा हुआ है, आफ्ताब पूनावाला, ऐसा पूनावाला, फिर कॉमा है, कॉमा पे ध्यान देना, 28 फिर कॉमा है, वॉज अरेस्टेड फॉर किलिंग हिज लिव इन पार्टनर 27 ईयर ओल्ड श्रद्धा वॉकर, यहाँ पर कॉमा है। अब देखिए क्या है कि अ मंथ आफ्टर व्हाट, जब न्यूज़पेपर में जब आफ्टर आएगा तो आफ्टर के बाद एक सेंटेंस लिखा होगा। जैसे आप लोग जब आफ्टर यूज करते हो तो आप कैसे आफ्टर यूज करते होंगे, यू नो स्पोकन इंग्लिश में आप ऐसे बोलते हो ना, या तो बोलते हो कि आफ्टर ईटिंग फूड, आप ऐसे बोलते हो, या आप बोलते हो आफ्टर द लंच ब्रेक, कुछ ऐसा बोलते हो ना, या आफ्टर द ब्रेकअप, कुछ ऐसा आप बोलते हो। वहाँ पर ऐसे नहीं था न्यूज़पेपर में, वहाँ क्या लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था नियरली अ मंथ आफ्टर, ऐसा लिखा था ना। अब इस आफ्टर के बाद यहाँ पर एक सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, ये सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद एक कॉमा होगा और कॉमा के बाद फिर एक सेंटेंस होगा। अब इसका हम क्या मतलब समझेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियरली अ मंथ आफ्टर, अब मैं कुछ भी सेंटेंस लिख दूँ, नियरली अ मंथ आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड, तो इसका क्या मतलब है कि उसे जब अरेस्ट किया गया उसके लगभग 1 महीने बाद, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नियरली अ मंथ आफ्टर आफ्ताब पूनावाला। अच्छा, यहाँ जो कॉमा है और इस कॉमा के बीच में जो लिखा है, इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं एपोजिशन इन केस, यानी कि ये पूनावाले के बारे में बता रहा है कि वो 28 साल का है, तो लगभग 1 महीने के बाद, यू नो किसके 1 महीने के बाद, आफ्टर पूनावाला जो कि 28 साल का है, वाज अरेस्टेड, जब उसको अरेस्ट किया गया था, किसके लिए, किलिंग के लिए। किसको मारा उसने, अपने लिविंग पार्टनर को मारा। वो कितने साल की थी, 27 साल की थी। क्या नाम था उसका, श्रद्धा वॉलकर नाम था। तो इसको मतलब जब उसने मार दिया, तो जब उसको अरेस्ट किया गया उसके 1 महीने बाद, देखिए अ मंथ आफ्टर पूनावाला 28 वाज अरेस्टेड, तो अरेस्ट करने के 1 महीने बाद, ऐसे समझते हैं। फिर कॉमा के बाद क्या लिखा है कि दिल्ली पुलिस सेड, तो दिल्ली पुलिस ने कहा, 1 महीने बाद इसके अरेस्ट के दिल्ली पुलिस ने कहा कि मोस्ट ऑफ द बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम द छतरपुर फॉरेस्ट एरिया। तो देखिए मोस्ट ऑफ द बोन्स के बाद यहाँ रिकवर्ड फ्रॉम, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया यहाँ तक, छतरपुर एरिया, इन द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो वो जो बोन्स हैं वो बिलोंग करते हैं उसी से। इतनी सी इंफॉर्मेशन बस यहाँ पर दी गई है, देख रहे हैं। तो क्लियर समझ में आ रहा है, ऐसे तोड़ कर पोस्टमार्टम करके देखिए। तो नियरली अ मंथ आफ्टर पूनावाला वाज अरेस्टेड, उसके अरेस्ट होने के 1 महीने बाद पुलिस ने ये बात कही। अब आगे देखिए, सोर्सेज टोल्ड, यानी कि जो भी सूत्र हैं उन्होंने बताया द हिंदू को, बताया क्या बताया भाई, दैट ऑफ द 13 बोन्स रिकवर्ड बाय अ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया लास्ट मंथ, कॉमा ऑल एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ अ स्कल, यानी कि एक स्कल को छोड़ दिया जाए, हैव मैच्ड द डीएनए सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम श्रद्धाज फादर विकास वॉकर। अब अगर सेंटेंस को तोड़ करके देखा जाए तो ये है आपका सब्जेक्ट सोर्सेज, टोल्ड आपका वर्ब हो गया, तो किसको बताया, द हिंदू को बताया। तो सब्जेक्ट वर्ब आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, द हिंदू को बताया। लेकिन क्या बताया आपने, आपको एक बात पता है, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं गाइस, तो सेंटेंस के अंदर आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि बोलूँ कि राम स्लैप्ड सोहन, राम ने सोहन को मारा, राम हमारा सब्जेक्ट, स्लैप्ड हमारा वर्ब, सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन कई बार 2 ऑब्जेक्ट होते हैं ना, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स। एक होता है आपका
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? अगर बोलूँगा कि ही गेव मी अ लेटर, अगर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर बोला, अब ये ही मेरा क्या है? ये सब्जेक्ट है, यू नो, ऐसे मैं करके दिखाता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं बेसिक लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब मेरे पास है मी और लेटर, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो ही गेव मी, आप वर्ब से सवाल पूछो, उसने किसको दिया? होम करके सवाल पूछो। ही गेव टू होम, होम एक सवाल कीजिए, तो होम का आंसर आया मी। तो जो होम का जो आंसर देगा वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट है। वर्ब से सवाल पूछिए, ही गेव व्हाट, क्या दिया उसने? तो व्हाट के जवाब में आएगा ही गेव अ लेटर। तो जो लेटर है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कई बार दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ही गेव मी अ लेटर। उसी तरीके से वहां पर था कि ही टोल्ड द हिंदू, अगर मैं यहां लिखूं अ स्टोरी, ध्यान से देखिएगा, ही कौन? सब्जेक्ट, टोल्ड क्या? वर्ब, द हिंदू क्या? ऑब्जेक्ट। और ये अ स्टोरी, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसने बताया, होम किसको बताया? होम का जवाब आया द हिंदू। तो द हिंदू एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला गया। अच्छा, उसने क्या बताया? व्हाट, ही टोल्ड व्हाट? अ स्टोरी। तो ये अ स्टोरी भी एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट आपको एक छोटे से वर्ड में दिखाई दे रहा है ना, अ स्टोरी और अ लेटर, एक छोटा सा वर्ड है। लेकिन आपको शायद पता नहीं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन होता है, पक्का। अच्छा, ये नाउन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाए तो ये नाउन फ्रेज हो सकता है, लेकिन ये आपका क्लॉज भी बनता है जिसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो वहाँ पर अगर दैट कोई कंजंक्शन लग जाए और दैट के बाद अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो आप समझ लेना बॉस कि ये क्लॉज है और वो क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, इसको मिटा दिया जाए, यही मैं समझाना चाह रहा था। आज न्यूज़पेपर का पोस्टमार्टम है, समझिए इसको। देखिए, तो सोर्सेज सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, द हिंदू एक ऑब्जेक्ट। सोर्सेज ने द हिंदू से बताया, क्या बताया? अब यहाँ एक कंजंक्शन लगा है दैट, और दैट के बाद आप जितना देख रहे हैं, ये इतना बड़ा जो सेंटेंस है, एक नाउन क्लॉज है, लेकिन बीच बीच में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। ये न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, समझ गए? चलिए तो इसको पढ़ते हैं कि सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि ऑफ द 13 बोन्स, 13 हड्डियों में से, अच्छा ऑफ द 13 बोन्स, अच्छा बोन्स के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिकवर्ड बाय, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वो हड्डियाँ जिसको बरामद किया गया है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, फ्रॉम द फॉरेस्ट, कहाँ से? जंगल से बरामद किया गया है, लास्ट मंथ, पिछले महीने बरामद किया गया था। तो दैट ऑफ 13 बोन्स, तो उसके जो 13 जो हड्डियाँ हैं, फिर कॉमा में है ऑल, सारी की सारी हड्डियाँ, एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ स्कल, खोपड़ी का कोई हिस्सा होगा उसको छोड़ दिया जाए, तो सारी की सारी जो हड्डियाँ हैं हैव मैच्ड, वो मैच कर गई हैं, फ्रॉम श्रद्धाज फादर विकास वालकर के डीएनए से मैच कर गई हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि उसने द हिंदू से बताया कि 13 हड्डियों में से, ऑफ द 13 बोन्स का मतलब 13 हड्डियों में से सारी की सारी, ऑल, यहाँ लिखा है ना ऑल, सारी मैच कर गई है, सिर्फ किसको छोड़कर? स्कल के एक हिस्से को छोड़कर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि द सैंपल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन्स। अब तक हम फैसला नहीं कर सकते कि हमारा टेंस कौन सा है। ये देखने में लग रहा है ना एक्सट्रैक्टेड V2 लग रहा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट है, बट अभी पूरा देखिए, यहाँ कॉमा भी तो है। इंक्लूडिंग अ पेल्विक बोन एंड अ जॉ हैव मैच्ड हर फादर्स डीएनए, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब हमें देखना है कि हमारा द सैंपल्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन सा है? क्या एक्सट्रैक्टेड वर्ब है या ये हैव मैच्ड वर्ब है? हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मैच्ड हमारा मेन वर्ब हो गया। क्या लगता है? अगर ये वर्ब होता तो पास्ट इंडेफिनिट होता, लेकिन ये वर्ब नहीं है, वर्ब हमारा इधर है। तो ये जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन्स आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि सैंपल्स
जिसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, हड्डियों में से जो सैंपल निकाले गए थे। तो बात सैंपल की हो रही है, वो सैंपल जिसको हड्डियों में से निकाले गए थे। फिर यहाँ पर बीच में लगाया इंक्लूडिंग, उन हड्डियों में शामिल है पेल्विक बोन, जो पेल्विक हड्डी है वो भी शामिल है, और जॉ का हिस्सा भी शामिल है। तो ये जो सैंपल्स हैं हैव मैच्ड, ये मैच कर गई हैं उसके पापा के डीएनए से। ऐसे आप इसका पोस्टमार्टम किया करेंगे, ठीक है। चलिए, वी ऑल्सो रिकवर्ड अ पार्ट ऑफ स्कल फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी आपका सब्जेक्ट हो गया, रिकवर्ड मतलब बरामद किया, एक हिस्सा, एक खोपड़ी का एक हिस्सा जंगल से बरामद किया। बट का मतलब है कि कुछ उसका नेगेटिव होगा। बट इट डिड नॉट मैच द डीएनए सैंपल, लेकिन इसी डीएनए सैंपल से मैच नहीं हुआ। अब पुलिस सोर्स सेड, ऐसा एक पुलिस वाले ने कहा, ठीक है। द बोन्स विल नाउ बी हैंडेड ओवर टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। बात हड्डियों की हो रही, हड्डियाँ हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा ये डूअर नहीं है, रिसीवर है। हड्डियाँ डूअर कैसे होंगी, रिसीवर है। ये जो बोन्स है इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, किसको, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स को किया जाएगा। किस लिए, फॉर अ पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, कि हड्डियाँ उनको दे दी जाएंगी, रिपोर्ट आएगा। वी विल सेंड अ डिटेल्ड क्वेश्चनियर रिगार्डिंग द केस टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर जो लिखा है कि वी विल सेंड, हम भेजेंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। वी विल सेंड, हम भेजेंगे। क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि क्वेश्चन की पूरी लिस्ट होती है, उसको भेजेंगे। लेकिन ये डिटेल्ड क्या है, ये जो V3 आप देख रहे हैं ना, ये आपका एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि हम भेजेंगे, एक क्वेश्चनियर भेजेंगे। कैसा क्वेश्चनियर, डिटेल्ड क्वेश्चनियर, पूरा डिटेल में उसमें सब कुछ लिखा होगा, वो भेजेंगे। किस बारे में, रिगार्डिंग द केस, केस के बारे में। किसको भेजेंगे, तो टू द हॉस्पिटल, ऐसा सोर्स ने कहा, ठीक है। द सोर्स ऑल्सो सेड, सोर्स ने ये भी कहा दैट द पुलिस आर होपफुल, पुलिस जो है वो आशा में है, ऑफ एक्सपर्ट्स एट एम्स हेल्पिंग देम डिटरमिन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ श्रद्धा's डेथ। इसका क्या मतलब है, सोर्स ने कहा कि पुलिस वाले इस उम्मीद में, होपफुल ऑफ एक्सपर्ट एट एम्स हेल्पिंग देम, उस क्या है कि जो एक्सपर्ट्स है एम के, वो उनको हेल्प करें ये डिटरमाइन करने में, ये सुनिश्चित करने में कि एग्जैक्ट टाइम डेथ का क्या था, ठीक है। तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। चलिए, उसके बाद यहाँ है आफ्ताब, कॉमा है, करेंटली इन जुडिशियल कस्टडी इन तिहाड़ जेल। ये जो कॉमा देख रहे हैं, ये आफ्ताब का सब्जेक्ट है, एक नाउन है। यहाँ पे बगल में कॉमा के बाद जो भी जुमला लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कि ये आपका एपोजिशन है, यू नो। एपोजिशन का मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आफ्ताब जो कि करेंटली जुडिशियल कस्टडी तिहाड़ जेल में है, इज, ये इज आपका देख रहे हैं, इस आफ्ताब के लिए है। आफ्ताब यहाँ सब्जेक्ट, इज का वर्ब, इज एक्यूज्ड ऑफ, उस पर आरोप है, ऑफ स्ट्रैंगुलेटिंग श्रद्धा ऑन May 18, 18 मई को उसने श्रद्धा को स्ट्रैंगुलेट किया था। एक्यूज्ड ऑफ का इस्तेमाल आप सीख सकते हैं यहाँ पर। एक्यूज्ड ऑफ जब आप लगाएंगे तो इसके बाद आपको वर्ब में ing लगाना होगा, जो कि जेरंड होता है। इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। मैं कहूँगा कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है किसी का कत्ल करने का, तो ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग समवन, ओके फाइन। या यू आर एक्यूजिंग हिम ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो किसी लड़की को मोलेस्ट करने का, तो ऑफ के बाद आपको जेरंड लगाना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो 18 मई को उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया था। फिर है चॉप, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चॉपिंग हर बॉडी, उस पर इल्ज़ाम लगा है चॉपिंग करने का, इनटू पीसेस, पीस पीस में काट दिया था। स्टोरिंग देम इन अ फ्रिज, फ्रिज में स्टोर कर दिया था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीनों तक डंपिंग देम एट वेरियस स्पॉट, 3 महीनों तक उसके टुकड़ों को कहीं कहीं पर फेंकता रहा, डंप करता है। ये जहाँ भी ing लगा हुआ है वो ऑफ के लिए लगा हुआ है, ऑफ के बाद सारे यहाँ पर वर्ब्स लगा दिए गए। ही वॉज अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उसे अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑन November 11। क्लियर है। चलिए खत्म करते हैं। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सागर प्रीत हुडा सेड, इन्होंने क्या कहा कि अपार्ट फ्रॉम द CFSL रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट होगी CFSL, उसके अलावा द पुलिस हैव ऑल्सो रिसीव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, पुलिस ने रिसीव किया है द रिजल्ट्स ऑफ आफ्ताब्स पॉलीग्राफ टेस्ट फ्रॉम द फोरेंसिक साइंस लैब इन रोहिणी। रोहिणी में जो फोरेंसिक साइंस लैब है वहाँ से एक पॉलीग्राफ टेस्ट का रिपोर्ट आया है, वो भी पुलिस के हाथ लग गई। दीज रिपोर्ट्स
विल हेल्प अस, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये रिपोर्ट हमें मदद करेगा, टेक द केस फॉरवर्ड, हेल्प अस टेक द केस फॉरवर्ड। देखिए हेल्प के बाद यहाँ जो आप टेक देख रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं टू क्यों नहीं लगा, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव लगा है। टू भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर लगता नहीं, लोग मानते नहीं वो टू लगाते हैं, बट आप ज़्यादातर लोग नहीं लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ हेल्प के ऊपर कि ही, जैसे कि ही हेल्प्ड मी वॉक, यानी कि उसने वॉक करने में मेरी हेल्प की, यू नो। ही विल हेल्प मी कुक फूड, यानी कि खाना पकाने में मेरी मदद करेगा। तो यहाँ पर ये जो कुक देख रहे हैं, ये वॉक देख रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव है। इसमें ज़्यादातर लोग टू नहीं लगाते, बट ग्रामर कहता है आप लगा भी सकते हैं, बट ज़्यादातर नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। हेल्प अस टेक द केस, तो टेक है, टू टेक नहीं। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। अ सोर्स एट द FSL सेड, जो सूत्र है FSL पे, उसने कहा कि दैट आफ्ताब्स नार्को एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट कुड बी सबमिटेड, यानी कि सबमिट किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हैं कुड बी के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर इस कुड बी का मतलब कोई पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, एक्चुअली नैरेशन है। सेड हमारा पास्ट है, सेड के बाद जो भी आएगा, जैसे अगर कैन है तो कुड भी हो जाएगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मतलब कैन कुड हो जाएगा, कैन बी कुड भी हो जाएगा। जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है, अगर मैं बोलूँ कि ही सेड दिस वर्क कैन बी डन, मान लो हमारा एक सेंटेंस है, दिस वर्क कैन बी डन। अगर इसका नरेशन बदला जाए, ये हमारा अभी डायरेक्ट स्पीच में है, इसको मैं ये हटा देता हूँ, इस वक्त ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको अगर मैं इनडायरेक्ट में कर दूँ, इनडायरेक्ट स्पीच में कर दूँ, तो क्या हो जाएगा कि ही सेड दैट, दिस को आप दैट कर सकते हैं कि दैट वर्क कुड बी डन। ऐसे हमें कैन को कुड करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो उस सेंस में है कि ये जो सोर्स ने कहा कि ये जो है आफ्ताब का जो नार्को एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट है कुड बी सबमिटेड, ये हॉस्पिटल किसी को भी सबमिट किया जा सकता है। देखते हैं किसको किया जाएगा, सबमिटेड टू द पुलिस, पुलिस को सबमिट किया जाएगा नेक्स्ट वीक तक, आने वाले हफ्ते तक। आफ्ताब हैड अलिजली टोल्ड द पुलिस, आफ्ताब ने, एलिजिडली का मतलब है कि कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ श्रद्धाज रिमेन्स, उसने डिस्पोज कर दिया था, इधर उधर फेंक दिया था श्रद्धा के जो बाकी टुकड़े थे, इन द छतरपुर फॉरेस्ट एरिया एज वेल, वहाँ भी फेंक दिया था, एज इन मैदानगरी पॉन्ड नियर गुरुग्राम्स DLF फेज 3 वेयर ही यूज्ड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, जहाँ वो काम किया करता था कॉल सेंटर में गुरुग्राम के DLF फेज 3 के पास, तो उधर भी कहीं पॉइंट में उसने फेंक दिया था। ठीक है, चलिए। फॉलोइंग दिस, इसके बाद, फॉलोइंग का मतलब होने के बाद, इसके बाद अ टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, यानी कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम थी, विजिटेड द साइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इन गुरुग्राम साइट पर विजिट किया, एंड कलेक्टेड एविडेंस कलेक्ट किया रिलेटेड टू द केस के रिलेशन में, केस के मामले में। डाइवर्स वर ऑल्सो डिप्लॉयड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जो गोताखोर है उनको भी वहाँ पर तैनात किया गया, टू कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम द पॉन्ड, यहाँ पर जो टू कलेक्ट है ये इन्फिनेटिव है, तो तालाब से एविडेंस सबूत निकालने के लिए। द पुलिस हैव ऑल्सो कॉन्टैक्टेड एंड क्वेश्चनड सेवरल वुमेन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि पुलिस ने कॉन्टैक्ट किया, सवाल पूछा कई सारी महिलाओं से, इंक्लूडिंग अ साइकोलॉजिस्ट, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी शामिल है, विद हुम आफ्ताब वॉज इन टच, इसके साथ आफ्ताब हमेशा टच में रहता था। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव यूज्ड डेटिंग एप्लीकेशन, देखिए बिलीव्ड टू हैव का कितना अच्छा इस्तेमाल है, यहाँ पर देख लीजिए आप। अगर कोई ऐसा बोले, एक आपका परफेक्ट पार्टिसिपल आता है, सॉरी परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसके अंदर ये आता है बिलीव्ड टू हैव, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि उसको देखकर मतलब ऐसा माना जाता है कि उसने किसी को मारा पीटा जो भी है, तो मैं बोलूँगा कि ही इज़ बिलीव्ड टू हैव बीटन समवन, ठीक है, बिलीव्ड टू हैव। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ बिलीव्ड टू हैव यूज्ड, ऐसा माना जाता है कि उसने इस्तेमाल किया डेटिंग एप्लीकेशंस का, आफ्टर अलेजिडली मर्डरिंग श्रद्धा का मर्डर करने के बाद एक एप्लीकेशन का यूज़ किया, बस यहीं तक था गाइस। तो देखा, एक छोटे से अखबार का अगर आप पोस्टमार्टम करें, रोज़ थोड़ा पढ़ें, तोड़ कर देखें, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है गाइस, यही समझाना चाह रहा था। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। और ये जो मैंने पढ़ाया है इसको थोड़ा डेकोरेट करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चंदन सिंह ऑफिशियल। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड।